नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज भी ये पाठ तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में शामिल सुमित्र नंदन पंत की कविता मोह के संबंध में चर्चा करूंगा। मोह कविता सांसारिक मोह है, उसके प्रत्याग और प्रकृति से प्रेम, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से प्रेम की भावना पर आधारित है, जिसमें पंत ने सांसारिकता को, सांसारिक मोह को एक सांसारिक युवती का प्रतिरूप दिया है। और उस सांसारिक युवती की तुलना में, यानी कि संसार की तुलना में, सांसारिक क्रियाकलापों की तुलना में सांसारिक ताकि बजाय प्रकृति से अपने अनन्य संबंध स्थापित करने की बात पंत ने इस कविता में कही है। कि जहाँ वह कहते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रुभंगों से कैसे बिंदुआ दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। यह कवि कहते हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो संसार के समस्त सौंदर्यों से अद्वितीय है, अनुपम है, श्रेष्ठ है। संसार की समस्त जो वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं वो सब प्रकृति के निश्चल प्रेम के समक्ष बेकार है, किसी काम की नहीं। इसी क्रम में वो कहते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया। ध्रुव का मतलब होता है पत्ते, पेड़ों के जो पत्ते हैं उनके लिए आया है। मृदु का मतलब कोमलता से। कि सांसारिक मोह रूपी या सांसारिकता रूपी जो युवती है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, कि मैं तेरे लिए, सांसारिकता के लिए, सांसारिक मोह के लिए, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, कि मैं ध्रुवों की जो मृदु छाया है, कोमल छाया है, उसको त्याग कर तोड़ प्रकृति से भी माया, और प्रकृति से अपना जो अनन्य संबंध है उसको तोड़कर बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। बाले अर्थात सांसारिक तरूपी युवती, तेरे बाल जाल यानी कि केशों के जाल में अपने नेत्रों को कैसे उलझा दूं, कैसे उलझा दूं। लोचन, लोचन का मतलब नेत्र, अपने नेत्रों को कैसे उलझा सकता हूँ। कहने का मतलब है कि सांसारिक जो क्रियाकलाप हैं, सामाजिक सांसारिक जो गतिविधियां हैं, उन सबको छोड़कर केवल तेरे मोहपास में मैं कैसे बन सकता हूँ। फिर आगे कहते हैं तजकर तरल तरंगों को, तरल तरंगे यानी कि जो नदी या सागर की जो तरल तरंगे हैं जिनका सौंदर्य अप्रतिम है, जो अपने आप की ओर आकृष्ट करने वाला है, मैं उस सबको कैसे भूल जाऊं। इंद्रधनुष के रंगों को, और इंद्रधनुष के जो विभिन्न रंग बनते हैं, विभिन्न रंगों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। अर्थात उसको भुलाया नहीं जा सकता किसी भी तरह। प्रकृति के अनंत सौंदर्य के समक्ष तुम्हारा मोह उचित नहीं है। तेरे भ्रूभंगों में कैसे बिंदुआ दूं निज मृग सा मन। यहाँ बहुभंग है नेत्र के संकेत। भ्रू का मतलब वो है भंग, उसकी भंगिमाएं, जैसे बाहों से, नेत्रों से
बात करना, उसकी भंगिमाओं से आहत हो जाना। जैसे कविवर बिहारी का एक पद है, जो कहते कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लज्जात बड़े भवन में करत है नैना नहीं सो बात। कि नेत्रों के माध्यम से, भ्रंगों के माध्यम से, भ्रू के माध्यम से बात हो रही है। तो उसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि मैं तेरे भ्रू भ्रंग यानी कि नेत्रों की जो गतिविधियाँ हैं, जो संकेत हैं, उनसे कैसे बिंदुआ दूँ निज मृग सा मन। कि मेरा जो मन है मृग के समान है। मृग सा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। मृग सा का मतलब कोमलता से है, उसके कोमलता के गुण से है। कि मेरा जो मन है बहुत ज़्यादा कोमल है, मृग के समान कोमल है, और उस तेरे भूभ्रंग रूपी कांटों से मैं उसको कैसे बिंदुआ दूँ। अर्थात मैं तेरे प्रेम पास में नहीं बंधना चाहता। प्रकृति का सौंदर्य बहुत सरल है, सहज है। तजकर तरल तरंगों की बात हुई है तो बहुत सरल और सहज है। जो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं चाहता, मनुष्य को हमेशा प्रदान करता है। और सांसारिक मोह अपनी चालों से अपने मोह में मनुष्य को बांध कर रखना चाहता है। तो यहाँ कवि कहता है कि मैं तेरे भूभ्रंगों के जाल में नहीं फंसूंगा। भूल अभिशेष को, कि सांसारिकता को भूलकर मैं तेरे इस प्रेम पास में बंधने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट, कोयल का वे कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। इस कविता में कवि विभिन्न रूपों में प्राकृतिक सौंदर्य के सामने सांसारिक राग द्वेष को, या सांसारिकता को, या सांसारिक रूपी जो युवती है उसके प्रेम को निस्सार बता रहे हैं। जैसे कोयल का वह कोमल बोल, वो कहते हैं कि प्रकृति में कोयल के मीठे स्वर मीठा स्वर विद्यमान रहता है, जिस स्वर को सुनकर व्यक्ति अपनी चेतना को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है अपने आप को। मधुकर की वीणा अनमोल, मधुकर मतलब भंवरा, कि भंवरे का जो कुंजन है वो अपने आप में अद्वितीय होता है। ऐसा है कि मानव में तृप्ति का भाव प्रकट करता है। तो ऐसी स्वर लहरी जिससे सारी प्रकृति गुंजायमान हो रही है, उसको छोड़कर कहता है, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूँ सजनी श्रवण भूल विशेष को। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर, इन आनंददायी स्वरों को, जो प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतिमान हैं, इन सब को छोड़कर तब तेरे ही प्रिय स्वर से, कि संसार रूपी रूपती को संबोधित करते हुए, सांसारिक मोह को संबोधित करते हुए, कि सिर्फ तेरे ही स्वरों से अपने कानों को कैसे भर सकता, प्रिय स्वर से भर लूँ सजनी श्रवण, श्रवण का कान, कि कानों को कैसे भर सकता हूँ भूल विशेष को। कि सारे संसार को छोड़कर, इस प्राकृतिक सौंदर्य को छोड़कर तेरे से ही कैसे मैं अपना अनन्य संबंध स्थापित कर लूँ। उषा सस्मित किसले दल, सुधा रश्मि से उतरा जल। उषा सस्मित, सस्मित मुस्कुराता हुआ, उषा काल के समय प्रातः काल में, किसले दल, किसले जो दल है, जो नवांकुर पौधे हैं, वो सुबह सुबह मुस्कुरा रहे हैं। और उनकी मुस्कुराहट का जो कारण है वो सुधा रश्मि से उतरा जल, सुधा चंद्रमा रश्मि उसकी किरणों से उतरा जल, यानी कि रात के समय जो उसकी बूंदें पड़ी हैं, सुधा रश्मि से उतरा जल। उतरा जल का जल उतरने का मतलब उसकी बूंदों का गिरने से, कि जो उसकी बूंदें उन नए पत्तों पर पड़ी हैं वो मानो मुस्कुरा रही हूँ। न अधरामृत के ही मद में कैसे बहला दूँ जीवन। तो यहाँ कवि कहता है कि न अधरामृत के मद में ही मैं कैसे बहला दूँ जीवन, कि तुम्हारे अधर रूपी अधरामृत यानी कि अधर रूपी अमृत रूपी जो अधरों का जो मद है, उसमें कैसे अपने जीवन को बहला दूँ, अर्थात उससे कैसे मैं संतुष्ट हो जाऊँ। मैं प्राकृतिक सौंदर्य की अवहेलना नहीं कर सकता, केवल तुम्हारे प्रेम पाश में नहीं बन सकता, संसारिक माया के बंधन में मन नहीं
बन सकता। यहाँ मैं इस प्रकृति में उन्मुक्त विचरण करना चाहता हूँ, बंधन में बंधना नहीं चाहता। इसलिए कहता भूल अविशेष को कि संसार को भूल कर मैं तेरे प्रेम पास में नहीं बन सकता, मैं प्रकृति का आनंद लेना चाहता हूँ। यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, उसे मानव की भांति क्रियाकलाप करते हुए दिखाया है। धन्यवाद।